मॉर्निंग स्टूडेंट्स, देखिए आज अपन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर है आपका 15 एंड 16। पंद्रह व 16 इसका बेसिक नॉलेज आपको देखना है। इसके अंदर व्रत है, त्रिज्यखंड है, घन है, घना, बेलन, शंकु और गोला, ये चीज़ें इसके अंदर हैं। तो आज सबसे पहला इस व्रत के बारे में जानेंगे। इस व्रत के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो जैसे एक व्रत है जिसका केंद्र यहाँ पर ओ माना है, और ये जो बाउंड्री होती है व्रत की परिधि कहलाती है। क्या कहलाती है? व्रत की परिधि। परिधि को अपन अन्य नामों से भी जान सकते हैं, जिसका नाम परिमाप या परिमिति भी अपन इसको कह सकते हैं। परिमाप या परिमिति चौकोर आकृति, त्रिभुजाकार आकृति में बोला जाता है, और वृत्ताकार आकृति में इसका नाम परिधि होता है, और मतलब एक है दोनों का। तो इस व्रत के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है वो आपको देखना है। जैसे आपका ये केंद्र है, ओ भी आपकी क्या कहलाएगी? त्रिज्या कहलाएगी। ओ एन आपकी क्या कहलाएगी? त्रिज्या। ओ एम भी त्रिज्या, ओ ए भी त्रिज्या कहलाएगी। अब अगर कोई रेखा जो व्रत के केंद्र में होकर गुजरती है उसे अपन व्यास कहते हैं। तो इसका मतलब ए बी क्या हो गया? इसका व्यास हो गया। इधर सी और डी ये दो पॉइंट हैं, इसको मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? जीवा कहलाएगी। आपकी ये रेखा क्या कहलाएगी? जीवा। व्रत के अंदर जो केंद्र मौके नहीं गुजरेगी वो जीवा कहलाएगी, और व्रत के केंद्र में गुजरेगी वो व्यास कहलाएगा। और सबसे बड़ी जो जीवा कहलाएगी वो जीवा को अपन व्यास भी कह सकते हैं। और इसका मतलब है कि सबसे बड़ी जो जीवा होती है वो व्रत के केंद्र में से ही गुजरेगी, इसलिए अपन उसको व्यास नाम दे सकते हैं। लेकिन अन्य जीवाओं को अपन व्यास का नाम नहीं देंगे। अब इसके अंदर देखिए, व्रत का क्षेत्रफल भी पूछता है, व्रत की परिधि भी पूछता है। क्षेत्रफल दे करके त्रिज्या पूछेगा, परिधि दे करके त्रिज्या पूछेगा। तो अपन को इन सूत्रों का प्रयोग करना है। जैसे व्रत का क्षेत्रफल निकालना है तो व्रत की त्रिज्या अपन को पृष्ठ में मिलेगी या व्यास मिल जाएगा, तो अपन को सूत्र का प्रयोग करेंगे तो व्रत का क्षेत्रफल मिल जाएगा। कभी कभी क्या होता है, व्रत का क्षेत्रफल दे दिया जाता है और व्रत की त्रिज्या आपसे पूछेगा, तो क्षेत्रफल में पाई का वहाँ भाग दे दो और उसको अंडर रूट में रख दो, आपकी व्रत की त्रिज्या आ जाएगी। इसी प्रकार व्रत की परिधि पूछता है तो 2πr सूत्र लगाना है। मीन्स व्रत के अंदर कोई भी चीज़ पूछे आपको त्रिज्या की आवश्यकता तो पड़ेगी ही। और व्रत की परिधि में से व्रत की त्रिज्या याद करनी हो तो परिधि बटे 2π का सूत्र लगा दो। व्रत का व्यास याद करना है तो त्रिज्या को 2 से गुना कर दो। तो ये व्रत के बारे में ये बेसिक नॉलेज है, और इसके अलावा अभी और भी चीज़ आएंगी जो अपन उसको बाद में बताएंगे। पहले और देखो, जैसे बेलन होता है, बेलन की जो आकृति होती है, अपने घर में रखा हुआ सिलेंडर गैस का, घी का डिब्बा, तेल का डिब्बा, ये बेलन की शेप होती है, यानी बेलनाकार आकृति होती है। इनके अंदर स्थान होता है सामान रखने का, तो जो सामान रखने का स्थान होता है वो उसका आयतन कहलाता है, उस वस्तु का आयतन कहलाता है। तो आयतन मीन्स चाहे घन हो, चाहे घनाभ हो, चाहे शंकु हो, चाहे बेलन हो, उसके अंदर अपन कितना सामान रख सकते हैं तो वो उसका आयतन कहलाएगा। तो देखिए, ये इसके अंदर कौन कौन से हिस्से होते हैं बेलन के अंदर। जैसे दो तो वृत्ताकार भाग होते हैं, जैसे आपका घी का डिब्बा होता है तो उसका तल भाग यानी निचला हिस्सा, टॉप भाग यानी ऊपर का ऊपरी हिस्सा, वो वृत्ताकार भाग होते हैं, जैसे अपनी चौक होती है। और उसका जो बीच वाला हिस्सा होता है उसका वक्र भाग कहलाता है। क्या कहलाता है? वो वक्र भाग कहलाता है, यानी उसको वक्र पृष्ठ बोला जाता है। तो ऊपर के तो वृत्ताकार भाग हो गए और बीच वाला हिस्सा वक्र भाग हो गया। तो वृत्ताकार भाग का मतलब πr² क्षेत्रफल पूछे तो, और परिधि पूछे तो 2πr आ जाएगा। अब यहाँ बेलन का पहले अपन ने निकालते हैं वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का मतलब होता है 2πr। क्या होता है? देखिए 2πr होता है, और h इसकी
ऊंचाई होती है, यानी वृत्त की परिधि गुना ऊंचाई कर दो तो आपका बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। अब बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या कहलाएगा? भाई वक्र भाग का क्षेत्रफल तो 2 पाई आर एच हो गया, और दो वृत्ताकार भाग है इसलिए 2 से गुना कर दो पाई आर स्क्वायर को, क्योंकि पाई आर स्क्वायर किसका क्षेत्रफल होता है? वृत्त का क्षेत्रफल होता है। कितने वृत्त हैं अपने पास? 2, इसलिए 2 से इसको गुना कर दिया। अब इसका कॉमन ले लो तो मेन जो सूत्र निकल के आएगा 2 पाई आर ब्रैकेट एच प्लस आर। इससे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। संपूर्ण पृष्ठ का पूछे, बेलन का आयतन पूछता है, आयतन को बी से प्रदर्शित करते हैं तो पाई आर स्क्वायर एच। आयतन मतलब उसमें सामान रखने का स्थान, कितना स्पेस है उसके अंदर। कोई तलभाग होता ही है, उसका तलभाग क्षेत्रफल कहलाएगा, और कितनी हाइट है उसकी, उसमें कितना माल आ सकता है, कितना सामान आ सकता है, वो उसकी ऊंचाई। यानी वृत्त का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, जब तो उसका आयतन निकलेगा, और वृत्त की परिधि गुना ऊंचाई, जब उसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल याद होगा। अब चलते हैं, तो ये आपका शंकु है, देखो ए, ये सी पॉइंट, ये आपका ओ पॉइंट मान लेते हैं। शंकु के अंदर जैसे जोकर की टोपी होती है, बच्चों के बर्थडे के समय पे अपन एक टोपी लेके आते हैं बाजार में, तो उसका एक भाग नुकीला होता है, एक भाग वृत्ताकार भाग होता है। या आइसक्रीम की कोन जो होती है, अपन आइसक्रीम जो खाते हैं कोन वाली, उसको भी अपन शंकु हम कह सकते हैं और कहते हैं। जिसके अंदर कौन कौन से हिस्से को क्या नाम से जाना जाता है? देखो उसका निचला भाग जो वृत्ताकार भाग होता है उसे वृत्ताकार बोलते हैं। तिरछी जो दिखाई देती है तिरछी उसके अंदर, वो उसे तिरछी ऊंचाई बोलते हैं, उसको एल से प्रदर्शित करते हैं। और ये वाला भाग इसका वक्र भाग कहलाता है। क्या कहलाता है? वक्र भाग कहलाता है। तो यहाँ शंकु के वक्र भाग का क्षेत्रफल होगा पाई आर एल, यानी तिरछी लंबाई, त्रिज्या और पाई, ये इसका सूत्र बनता है। और शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का लेना है, वक्र भाग का भी लेना है और वृत्ताकार भाग का भी लेना है, तो वक्र भाग का क्षेत्रफल पाई आर एल और वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। तो इन दोनों को कॉमन ले लेते हैं, पाई कॉमन आ रहा है, आर कॉमन आ रहा है, इसमें एल बचेगा और इसमें से आर बचेगा। तो मेन जो सूत्र निकल के आता है वो ये आता है। तो ये अपन को रटना है, याद करना है, तो ये संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाता है। इस प्रकार शंकु का आयतन लेते हैं अपन। शंकु का आयतन पाई आर स्क्वायर एच बटे 3। देखो पाई आर स्क्वायर एच बेलन का भी आयतन होता है और पाई आर स्क्वायर एच शंकु का आयतन होता है, लेकिन उसमें बटे में अपन 3 लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि शंकु बेलनाकार वस्तु का तीसरा हिस्सा होता है, इसलिए इसमें 3 का प्रयोग करते हैं बटे में। और ये तो हो गया इनका शंकु के बारे में जानकारी। अब आता है घन और घनाभ। घन और घनाभ में घन के अंदर भी उसका आयतन, उसके अंदर कितनी जगह है। जैसे अपने बिस्कुट का कार्टून होता है बड़ा, घनाकार और घनाभकार दोनों तरीके के होते हैं। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ होती है? देखो इसके अंदर 6 तो पृष्ठ होते हैं, पृष्ठ यानी उसकी दीवार है। अब इसमें तो होता है वर्गाकार, कैसे होता है ये? वर्गाकार होते हैं। और घनाभ में क्या होता है? आयताकार होते हैं। क्या होते हैं? आयताकार। इसमें 6 वर्गाकार पृष्ठ, इसमें 6 आयताकार पृष्ठ। और इसके जो शीर्ष होते हैं, शीर्ष इसमें होते हैं 8 और इसमें भी होते हैं 8, यानी 4 ऊपर के कोने, 4 ही नीचे के कोने। और भुजाएं दोनों में समान होती हैं, 12 इसमें होती है और 12 ही इसमें होती है, जिसमें 4 ऊंचाई, 4 लंबाई और 4 चौड़ाई होती है। दोनों में सेम चीज़ें, लेकिन मात्र आकृति का अंतर है। इसमें की घन की आकृति जो होती है वर्गाकार होती है एक पृष्ठ की, इसकी एक पृष्ठ की आकृति आयताकार होती है, बस। और कुछ भी अंतर नहीं है, लेकिन लैंग्वेज का थोड़ा सा अंतर आता है। तो घन का आयतन का सूत्र होता है भुजा Q या AQ। आप भुजा को एक के नाम से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 भुजा स्क्वायर। अब 6 भुजा स्क्वायर क्यों है? क्योंकि इसकी एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर होता है।
कितने वर्ग हैं इसमें? 6, इसलिए इसको 6 से गुणा किया है इसने। इसी प्रकार घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ के अंदर एक आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। तो यहाँ पर इसको 3 भुजाएं होती है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। घनाभ के अंदर इनको आपस में गुणा कर दिया और 2 से जोड़ योग करने के बाद इसको 2 से गुणा कर दो, संपूर्ण पृष्ठ का यानी पूरे कंप्लीट भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। कभी कभी घनाभ के चारों दीवारों का क्षेत्रफल पूछा जाता है जिसमें छत और फर्श शामिल नहीं होती है, उस समय 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई, तो यहाँ तक जो होगा वो आयत का परिमाप कहलाता है और उसको ऊंचाई से गुणा कर दो। आयत का जो परिमाप होता है उसको ऊंचाई से गुणा कर दो तो वे घनाभ के चारों दीवारों का क्षेत्रफल कहलाएगा। अब आता है घनाभ का आयतन। घनाभ के अंदर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है, इसके तीनों को आपस में गुणा कर दो। और घन में क्या होता है? भुजा इंटू भुजा इंटू भुजा, यानी भुजा क्यू होता है। ठीक है। और अब जो चलेंगे अपन त्रिज्यखंड, लघु वृत्त खंड के बारे में देखो आप आगे। देखिए ये आपका वृत्त है, वृत्त का ये केंद्र है, ये त्रिज्या है आपकी और ये भी आपकी त्रिज्या है। तो ये वाला जो पार्ट है पूरा, ये आपका त्रिज्यखंड बनता है। क्या बनता है? त्रिज्यखंड बनता है। और ये जो वाला ये वाला पार्ट है आपका पूरा। अब त्रिज्यखंड तो ये भी बना और ये भी बना, लेकिन छोटा वाला पार्ट लघु त्रिज्यखंड और बड़ा वाला पार्ट दीर्घ त्रिज्यखंड कहलाता है। तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अपन को लेना है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। इसका जो सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री होता है। एक सूत्र यह थीटा के द्वारा होता है आपका। एक सूत्र होता है कि आपको प्रश्न में ये चाप की लंबाई दे दी जाती है, ये चाप की लंबाई दे दी जाती है और त्रिज्या दी जाती है और फिर आपसे पूछेगा लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या पूछेगा? यही लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछेगा। तब आपको 1/2 L इंटू आर, एल मीन्स चाप की लंबाई और गुणा त्रिज्या आपको करना है। उससे भी वही आंसर आएगा अगर थीटा का जो आंसर दे रखा है, ये तो थीटा के द्वारा निकालना है। अगर आपको थीटा यानी कोण दे रखा है जब तो ये लगाना है, चाप की लंबाई दे रखी है तब आपको लगाना है। ये तो क्या लघु त्रिज्यखंड का। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल याद करना है तो इसके 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि पाई आर स्क्वायर ब्रैकेट 360 डिग्री में से इस थीटा को माइनस कर दो और बटे में 360 लगा दो, तो ये वाला पार्ट जो है ऊपर वाला उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। या फिर पाई आर स्क्वायर पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से इस लघु त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को माइनस कर देते हैं तो भी दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल याद हो जाए। अगर आपसे प्रश्न में चाप की लंबाई पूछता है जिसमें आपको त्रिज्या दी जाती है, थीटा दिया जाता है, यानी त्रिज्या दी जाती है और थीटा दिया जाता है, तो उस समय आपको सूत्र लगाना है पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री। ये तो था त्रिज्यखंड के बारे में। अब आता है वृत्त खंड के बारे में। वृत्त खंड होता क्या है एक बार फिर समझ लो आप। ये जीवा होती है, चाहे यहाँ मान लो जीवा इसको, तो ये बड़ा वाला पार्ट हो गया पूरा, ये छोटा वाला हो गया, ये इसको जीवा मानते हैं, तो ये वाला छोटा वाला पार्ट और ये बड़ा वाला पार्ट। तो बड़ा वाला जो हिस्सा है उसको दीर्घ वृत्त खंड के नाम से जानेंगे और छोटा वाला जो हिस्सा है उसको लघु वृत्त खंड के नाम से जानेंगे। तो अपन को लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल याद करना होता है तो उस समय सूत्र क्या लगाना है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है। अगर आपसे पूछा दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल तो आपको पूरे वृत्त में से लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल को माइनस करना है। और आपसे प्रश्न में आपसे ये पूछे कि साहब दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल याद करो डायरेक्ट, तब भी आपको पहले लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल ही याद करना पड़ेगा और उस क्षेत्रफल को संपूर्ण वृत्त के क्षेत्रफल में से माइनस करना पड़ेगा।
इसी प्रकार आता है आपका दो वृत्त बना दिया आपको जिसका केंद्र एक होता है और दो वृत्तों के मध्य, इसको दो तीन नामों से जान सकते हैं। दो वृत्तों के मध्य बने मार्ग का क्षेत्रफल या फुटपाथ का क्षेत्रफल, या दो वृत्तों के मध्य परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल, किसी भी प्रकार के नाम से आ सकता है। तो उसके लिए यह सूत्र है, क्योंकि आपका पाई आर स्क्वायर 1 माइनस पाई आर स्क्वायर 2, यानी 1 यानी बड़ा वृत्त और 2 वाला यानी छोटा वृत्त। तो 1 का मतलब होता है बड़े वृत्त की त्रिज्या और 2 का मतलब छोटे वृत्त की त्रिज्या। तो इसमें से कॉमन ले लिया पाई, तो आर स्क्वायर 1 और माइनस आर स्क्वायर 2 बचा। तो आपको ये वाला फार्मूला ही याद करना है। भूल जाते हैं तो आप अलग अलग निकाल के, जैसे बड़े वृत्त का निकाल लिया हमने क्षेत्रफल, उसमें से छोटे वृत्त का निकाल लिया क्षेत्रफल, बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त के आंसर को माइनस कर दो। लेकिन ये पूरा छोटा तरीका है, 2 लाइन में हो जाएगा, वहाँ आपको अलग अलग करना पड़ेगा, इसलिए इस सूत्र पे थोड़ा प्रेशर डालना। अब आता है गोला, जैसे गेंद होती है, फुटबॉल होती है, वॉलीबॉल होती है, ये गोले की आकृति होती है, लगती है बोर्ड पे जब बनाते हैं लगता तो ऐसा ही है वृत्त जैसा, लेकिन गोला गोला होता है, वृत्त वृत्त होता है। तो गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। इसको अगर अपन चाकू वगैरह से काटते हैं तो नींबू है, नींबू के 4 हिस्से करते हैं मोस्टली। इसी अर्ध गोले का संपूर्ण का निकालना है तो 3 पाई आर स्क्वायर होगा, और खाली संपूर्ण का नहीं निकाल करके आधे गोले का निकालते हैं तो 2 पाई आर स्क्वायर होगा। और इसी प्रकार आयतन 4/3 पाई आर क्यू, और अर्ध गोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यू। इसके अलावा भी थोड़े बहुत सूत्र और हैं जो अपन सवाल आएंगे तभी समझाएंगे। तो इन सूत्रों को आपको याद करना है।